जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन में। दोस्तों अपन ने एसएचएम वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था, उसकी बेसिक चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, अब आगे अपने को पढ़ना है एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन। और जो मेन मतलब ये समझ लो कि आज का जो क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यही से जो फॉर्मूला है एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, उसके बाद इसका जो अवकल समीकरण होता है वो सारी चीजें आज यही से निकलने वाली बात। तो इसीलिए इस क्लास को ध्यान से देखना। देखो, अपन ने बात कर ली थी, मैंने बताया था पहले आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, यानी कि अपने मोशन को क्या करना, रिपीट करना। फिर बताया था दोलन ऑस्किलेशन, यानी कि जिस रूट से जाए, जिस पथ से जाए उसी पथ से वापस आ जाए, वो हो गया दोलन। अब उसमें भी एक स्पेशल टाइप था सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोलन का स्पेशल टाइप क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमेशा एक फोर्स ऐसा कार्य करता था जो टुवर्ड्स सेंटर पॉइंट यानी कि उसको मध्य स्थिति को खींचने का प्रयास करता था। तो अब अपन वही पढ़ेंगे एसएचएम, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब देखो सरल आवर्त गति या दोलनी गति का एक विशेष प्रकार, यानी कि मैंने कोष्टक में लिख लिया दोलनी गति। अब आप अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि सरल आवर्त गति का एक विशेष प्रकार है तो भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सरल आवर्त गति दोलनी गति का एक विशेष प्रकार है तो भी बात सही है, क्योंकि भाई आवर्त गति का एक टाइप क्या है, दोलनी गति, और उस दोलनी गति का एक टाइप क्या है, ये एसएसएम है। समझ गए? तो आप ये भी तो बोल सकते हो डायरेक्टली कि भाई एसएसएम इज टाइप ऑफ आवर्त गति। समझ गए? बात क्लियर ना? आवर्त गति का एक टाइप दोलनी गति है और दोलनी गति का एक टाइप क्या है, सरल आवर्त गति। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारी बुक्स में आपको आवर्त गति भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई दोलन गति लिख देता है, इसमें कोई ज्यादा मतलब सोचने वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक है, बात क्लियर? समझ गए? अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन गति करती है, जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन गति करती है। अब देखो दोलन गति क्या होता है, जिस पथ से जाए उसी पथ से वापस आ जाए। ठीक है, जिस पथ से जाए उसी पथ से वापस आ जाए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो जाएगा कि एक सेंटर पॉइंट ले लो, उसके दोनों ओर, इस साइड भी जाएगा फिर वापस आएगा, इस साइड भी जाएगा फिर वापस आएगा, इस साइड भी जाएगा फिर वापस, ऐसे। समझ गए? एक सेंटर पॉइंट माध्य स्थिति से इस साइड गया वापस आया, ये दोलन गति, इस साइड गया वापस आया, तो दोनों तरफ क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है। माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है। बात क्लियर? यानी कि ऑस्किलेशन करता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। बात वही है। ठीक है, इसको आप पीरियोडिक मोशन का स्पेशल टाइप मानो या फिर ऑस्किलेटरी मोशन का स्पेशल टाइप मानो, बात सेम है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन का एक टाइप क्या है, ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन का एक टाइप क्या है, अपने एसएचएम है। ठीक है, बात क्लियर? इन विच, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन विच ए पार्टिकल डू ऑस्किलेशन अबाउट ए मीन पोजीशन। ये जो मीन पोजीशन है इसके अराउंड एक पार्टिकल ऑस्किलेशन करता है। समझ गए? बात क्लियर? चलिए, ऑस्किलेशन यानी कि जिस रूट से जाए उसी रूट से वापस आए, जिस रूट से जाए उसी रूट से वापस आए, अराउंड ए मीन पोजीशन, मध्य स्थिति, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, सेंटर पॉइंट, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैंने लिखा है रेखीय सरल आवर्त गति। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये रेखीय लिखने की जरूरत क्यों थी, रेखीय क्यों लिखा? यहां पर मैंने लिखा, यहां पर भी लीनियर लिखा, लीनियर एसएसएम। लीनियर क्यों लिखा? एक्चुअली में एसएसएम है, सरल आवर्त गति होता है, वो लीनियर भी होता है, एंगुलर भी होता है। क्या होता है? लीनियर भी होता है और एंगुलर भी होता है। बात क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो लीनियर में क्या होता है, आपकी चीजें डिपेंड करती है थीटा पे, ठीक है, एंगल पे, सॉरी जो एंगुलर होता है उसमें एंगल पे डिपेंड करती है, लीनियर में विस्थापन पे, डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या लीनियर है, ये क्या लीनियर, ऐसे इस मीन पॉइंट के अबाउट ऐसे ये क्या लीनियर है। बहुत बार आपने देखा होगा एक स्प्रिंग होता है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग तो ये है, एक ऐसी वाली स्प्रिंग होती है। ठीक है, इसमें देखोगे तो इसमें भी एसएसएम काम करता है। वो कौन सा वाला काम करेगा? लीनियर वाला। जबकि एक स्प्रिंग ऐसी होती है
देखिए आपने ऐसी वाली, ठीक है। इसमें एसएसएम कौन सा वाला काम करेगा, एंगुलर वाला, समझ गए, एंगुलर। तो उसमें चीजें किस पे डिपेंड करेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, कोणीय विस्थापन पे, ठीक है। इसको भी अपन पढ़ेंगे आगे, आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा इसको छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि भाई दो टाइप क्यों होते हैं, ठीक है। तो रेखीय सरल आवत गति भी होता है और कोणीय सरल आवत गति भी होता है, ठीक है। तो रेखीय सरल आवर्त गति में वस्तु पर सदैव माध्य स्थिति को और एक बल जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, जो सेंटर पॉइंट की तरफ एक फोर्स कार्य करता है, मीन पोजीशन की तरफ, उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल कार्य करता है। इंग्लिश में बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि रेखीय सरल आवर्त गति में वस्तु पर सदैव माध्य स्थिति की ओर एक बल जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जिसका परिमाण किसी भी क्षण, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने, ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका परिमाण किसी भी क्षण माध्य स्थिति, कहां से, सेंटर पॉइंट, माध्य स्थिति मीन पोजीशन से वस्तु के विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है, समझ गए। यानी कि सरल आवर्त गति में हमेशा वस्तु पर एक बल कार्य करेगा, फोर्स कार्य करेगा, जो उसको माध्य स्थिति की ओर खींचने का काम करता है, उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो उसको सेंटर पॉइंट की तरफ खींचता है, ठीक। अब उस रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो क्या होगा, माध्य स्थिति से विस्थापन x के समानुपाती, किसी भी क्षण, समझ गए। अगर विस्थापन कम है तो फोर्स कम, विस्थापन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा। बात क्लियर, देख लो इंग्लिश में, इन लीनियर एसएसएम ए रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहां होगी, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट की तरफ। एंड हुज मैग्नीट्यूड एट एनी स्पॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट, यानी कि उस क्षण, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, समझ गए। कहने का मतलब ये है कि भाई ये कोई, तो अगर ये विस्थापन x है तो पर्टिकुलर टाइम t पे ये यहां पर है, तो उस टाइम t पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F समानुपाती x, समझ गए, ऐसा होगा चीजें। बात क्लियर। तो अब अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो चलेगा रेखीय सरल आवर्त गति। वो क्या चलेगा, रेखीय सरल आवर्त गति, ठीक है। जब एंगुलर आएगा, जब कोणीय वाली बात आएगी, तभी मैं आपको बताऊंगा। रेखीय में क्या होगा, F समानुपाती x है, जबकि जो कोणीय है एंगुलर में क्या होगा, F समानुपाती थीटा होगा, समझ गए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जबकि यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीनियर एसएसएम की बात कर रहे हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, F समानुपाती x यानी कि लीनियर की बात होगी, बात क्लियर। चलो बढ़ते आगे। अब देखो, अब समझते हैं चीजों को। यहां पर ये देख लो, मैंने जो बनाया डायग्राम, इसमें ये है माध्य स्थिति, यानी कि सेंटर पॉइंट, मीन पोजीशन, ठीक है, माध्य स्थिति या मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन के इस साइड और इस साइड क्या करेगा, कोई भी पार्टिकल है वो क्या करेगा, एसएसएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है, यानी कि मतलब ऑस्किलेशन बोल सकते हो, ऑस्किलेशन करेगा। तो होगा क्या कि भाई विस्थापन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा x, उसके समानुपात में क्या होगा, हमेशा उस पर एक माध्य स्थिति की ओर मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती, यानी कि जो प्रत्यानयन बल लगेगा, जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो क्या होगा, समानुपाती माध्य स्थिति से विस्थापन के बराबर, इसके समानुपाती माध्य स्थिति से विस्थापन, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक। अब देखो, तो F क्या है, इस तरफ लगने वाला फोर्स है, मीन पोजीशन से लगने वाला फोर्स है, ठीक है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि अपन लीनियर एसएसएम की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर एसएसएम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। अगर अपन कोणीय यानी कि एंगुलर एसएसएम की बात करते तो फिर क्या आता,
एफ से मतलब थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आता। बात क्लियर? चलिए, अब जब इसको मैं ये समानुपाती वाला निशान हटेगा तब आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस फॉर्मूले को खोपड़ी में बिठा लेना। रात को उठा कभी कोई पूछे तो क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब रखना तो है ही है, खोपड़ी में रखना ही है, लेकिन समझना भी है कि माइनस क्या है, के क्या है, एक्स क्या है, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ये एफ क्या है, एफ तो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रतिनन बल है। ठीक है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये तो बात क्लियर है। अब बात आती है दो की, माइनस क्या और के क्या है। पहले बात कर लेते हैं के की। के क्या है, बल नीतांक। एक्चुअली जब भी अपन समानुपात का निशान हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है, फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट, बल नीतांक, वो होता है के। अब इस फोर्स कांस्टेंट का मात्रक भी है। ये कभी मत सोचना कि नीतांक है, कांस्टेंट है, मतलब इसका मतलब कोई यूनिट नहीं होगी। देखो कांस्टेंट की यूनिट होती भी है, नहीं भी होती। बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी यूनिट होती है, कुछ कांस्टेंट ऐसे भी है जिनकी यूनिट नहीं होती। समझ गए? तो ऐसा कभी भी मन में मत सोच लेना कि भाई जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई यूनिट नहीं है। एग्जाम में पूछ ले कि बताइए बल नीतांक के की क्या मात्रक है या क्या यूनिट है, एक ऑप्शन दे दिया कोई यूनिट नहीं है, तो आप वो टिक करके मत आ जाना। समझ गए? हाँ, उसकी यूनिट क्या होती है वो आपको फॉर्मूले से मालूम पड़ जाएगा। यूनिट आपको कहीं भी मतलब ऐसे सर्च करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से दिख जाता है। देखो अगर फॉर्मूले से यहां दिख रहा है कि ये किस में है, न्यूटन में, ये किस में है, मीटर में, एक्स मीटर में होगा, न्यूटन में होगा। तो इसको अगर एक्स को मैं बट्टे में लेके चला हूं तो के इक्वल टू देखोगे तो क्या होता है, एफ अपन एक्स। भाई अगर माइनस को एक बार के साइड में रख दो तो के इक्वल क्या बन जाता है, एफ अपन एक्स। एफ किस में होता है, न्यूटन में, एक्स कितने होता है, मीटर में, तो न्यूटन प्रति मीटर। ये तो होगा, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर। समझ गए? तो इस फॉर्मूले से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले में दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड, इन दोनों के मात्रक सेम होंगे, विमाएं सेम होंगी। मैंने बताया था। ठीक है भाई, इस तरफ और इस तरफ दोनों के क्या होंगे, मात्रक सेम होंगे, विमाएं सेम होगी। तो सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड न्यूटन है, अगर इस साइड न्यूटन बन रहा है तो इस साइड न्यूटन प्रति मीटर इंटू मीटर, तो इस यहाँ पे न्यूटन न्यूटन आना चाहिए, तभी तो न्यूटन बराबर न्यूटन होगा। बात क्लियर? ठीक है। हाँ, फिजिक्स में कभी भी हमेशा एक, जब आप देखो ना फॉर्मूला टाइप ऐसा, तो हमेशा इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों की यूनिट सेम होती है। ठीक है, बात क्लियर? हाँ, बस शर्त यह कि सभी को काट पीट के, ठीक है, अगर इस साइड बल है तो इन दोनों को काट पीट के जो आएगा वो भी बल ही आएगा। ठीक, यूनिट क्या होगी, मात्रा होगी, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो प्रत्यानयन बल हमेशा वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल है जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या करता है, हमेशा इस पार्टिकल को मीन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसको मीन पोजीशन की ओर लाने की कोशिश करता है। बात क्लियर? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव चिन्ह की बात। सर ये नेगेटिव कहां से आया? तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में है। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में है। सर कैसे, समझाओ? तो देखो हमेशा आप देखोगे तो बल हमेशा कहां लगेगा, माध्य स्थिति की ओर। बल हमेशा कहां लगेगा, माध्य स्थिति की ओर। अगर वस्तु इस साइड है तो बल इस साइड लगेगा। ठीक है, अगर मान लिया वस्तु इस साइड है, ठीक है, तो बल किस साइड लगेगा, इस साइड। हमेशा फोर्स किस साइड लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, माध्य स्थिति की ओर। अब यदि वस्तु इस साइड है तो विस्थापन कैसा होगा, ऐसा होगा। भाई विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अपन कहां से चेक करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इस साइड होगा। अगर इस साइड है तो विस्थापन इस साइड होगा। तो हमेशा देखो यदि फोर्स ऐसे लग रहा है, सॉरी विस्थापन इस साइड है तो फोर्स इस साइड है, विस्थापन इस साइड है तो फोर्स इस साइड है। हमेशा देखो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे क्या है, विपरीत है। समझ गए? तो फोर्स हमेशा किस साइड लगेगा, इस साइड। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो फोर्स हमेशा इस साइड
और जो विस्थापन होगा वो हमेशा कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अगर मैं यहाँ भी आया तो विस्थापन ये हो जाएगा x, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक आया तो विस्थापन x हो जाएगा और फोर्स हमेशा क्या लगेगा, F ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट और x दोनों क्या है, एक दूसरे के, सॉरी एफ 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 एंड एक्स दोनों एक दूसरे के क्या उल्टे हैं, विपरीत है, समझ गए। हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसीलिए ये क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है। अब माइनस चिन्ह एक्चुअली में क्यों, कि सर माइनस क्यों लिख दिया, तो ये माइनस एक्चुअली में कहीं से उड़ के नहीं आता है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, बहुत सारे टीचर ऐसे भाई बोल देते हैं कि भाई चलो ये चिन्ह इसलिए आया है कि विपरीत दिशा में है इसलिए लगा दिया। सर क्यों लगाया, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सदिश फॉर्म में जाना पड़ेगा। किस फॉर्म में जाना पड़ेगा, सदिश फॉर्म में, समझ गए। अब चूंकि अगर सदिश में बात करोगे तो सदिश की फॉर्म में लिखोगे तो अगर जैसे कि हिसाब से देखें, ठीक है, अगर देखें इसको तो F इज इक्वल टू के एक्स, सदिश फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। जब सदिश फॉर्म में लिखोगे तब यह माइनस नहीं आएगा, तब यह माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना, तब यह माइनस नहीं आएगा। ये सबसे ये लिख लेना साइड में, बहुत बेसिक बेसिक चीजें है, बस ये स्ट्रांग होती है तभी फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो पाता है। देखो सदिश फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स। अब देखो होता क्या है, मैटर क्या है एक्चुअली में, अगर मैं इस साइड यहां की बात करूं तो यहां देखो फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड लग रहा है। तो यानी कि अगर मान लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड कितना है, F है, मैग्नीट्यूड F है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप बराबर के। और अगर विस्थापन की बात करें, ठीक है, x वेक्टर, तो मैंने माना उसका यदि मैग्नीट्यूड x है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विस्थापन इस साइड होगा, ठीक है। क्योंकि अपन हमेशा मेजर कहां से करते हैं, यहां से करते हैं पॉइंट से, ठीक है, यहां से जाते हैं ऐसे। विस्थापन को मेजर इस साइड मेजर करना है तो अपन ऐसे करेंगे, समझ गए। तो ये इस साइड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप। अब यहां से देखोगे तो एक्चुअली में यहां से आप आई से आई दोनों निकाल दो कि भाई कोई मतलब नहीं, दोनों को काट दिया तो एक्चुअली में ये माइनस के एक्स ऐसे बनता है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स कैसे आया, ऐसे आया, समझ गए। तो यदि कहीं पर आपको ऑप्शन भी दे दे या फिर कहीं पर कोई एग्जामिनर मेरे साथ बैठा हो तो सवाल बना भी दे कि भाई कौन सा सही है, मैं एक दे दूंगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, एक दे दूंगा एफ इज इक्वल टू, इसमें माइनस लगा के एक्स दे दूंगा, फिर इसमें कुछ और चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो फिर सबसे बढ़िया ये कि भाई वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ये सही है सदिश फॉर्म में, और इसी से क्या आया, ये आया है। बात क्लियर। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता, जहां तक मैं बताऊं 99% टीचर इसके बारे में बात नहीं करते, नहीं बताते को, ठीक है, डायरेक्ट बोल देते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस इसलिए आता है कि बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में है। अरे भाई ये तो ठीक है, आपको भी समझाने के लिए भाई बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में है, लेकिन यदि आप सदिश फॉर्म से ही करो तो बात वैसे ही सिंपल हो जाती है, वैसे ही काम आसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, खास करके मैकेनिक्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन दोनों को समझने के लिए मैकेनिक्स, सॉरी ये वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बात क्लियर, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट मजा आया हो तो जरूर कमेंट करके बताना कि किस किस ने ये पहली बार पता चला कि सर ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू के एक्स, जहां पे जब आप साइन हटाओगे इसका और इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे, मैग्नीट्यूड और उसका आई साथ में ऐसे लिखते हैं भाई, जैसे कि अगर एफ वेक्टर है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, एफ माइनस आई ऐसे लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, ठीक है। बात क्लियर। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसको आपको खोपड़ी में रखना ही है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सारी बात अपने इसके अराउंड ही होने वाली। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब अपने को करना है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का पोस्टमार्टम, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का पोस्टमार्टम। अब देखो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं f प्लस के एक्स बराबर 0। इसमें किसी कोई दिक्कत है, नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो f होता है,
एफ को क्या लिख सकते हैं भाई, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यदि कोई जो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका मास कितना है, एम है, और उस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो ए है, ठीक है, जो त्वरण है वो ए है, तो क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू सॉरी एम ए प्लस के एक्स बराबर 0, एम ए प्लस के एक्स बराबर 0। अब देखो, अब बात करते हैं ए की, अब बात करते हैं किसकी, ए की, ए क्या चीज है। तो मैं आपको बताऊं कि भाई आपको पता है एक होता है वी, वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर dx बाई dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो v इक्वल क्या होता है, dx बाई dt होता है, ठीक है, बात क्लियर। अब उसी प्रकार एक्सीलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर dv बाई dt, समझ गए, ए इक्वल क्या होता है, dv बाई dt होता है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो अब यदि मैं d बाई डी टी और v की जगह क्या लिख दूं, v की जगह क्या लिख दूं, dx बाई डी टी लिखूं, dx बाई डी टी लिखूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये आपने पढ़ा होगा कि भाई विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और वेग में परिवर्तन की दर, दर हमेशा कभी भी कहां आता है, डी बाई डी टी आता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के सापेक्ष क्या होता है, अवकलन होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। अब v की जगह क्या लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर इसको आगे लिखते हैं तो एक्चुअली में इसको लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो मैं ए को क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसको डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम और एक्स इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया, बात क्लियर। ठीक है, और ये चीज देख लेना, मेरे ख्याल से आपको पता तो होगा ही ऑब्वियसली सभी को, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये कोई नई चीज तो है नहीं आपके लिए, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है। तो फिर आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि भाई जो x का फंक्शन है उसका 2 बार विथ रेस्पेक्ट टू t क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए। जो विस्थापन का है, विस्थापन का जो फंक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है, उसका विथ रेस्पेक्ट टू t 2 बार यदि अवकलन करो तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो इसको अब मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इसको आप समझाने के लिए बताया था कि भाई ये ए को मैंने ऐसा क्यों लिखा, समझ गए, क्योंकि v इक्वल डी एक्स बाई डी टी और ए होता है डी बाई डी टी, तो ए एक्चुअली में हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बात क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो, अब अपने पास इससे निकल के आया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स। अब यहां से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मैंने इसके बारे में खोज नहीं की, ये पहले से ही है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको पीछे अपने को भागने का काम नहीं है, ठीक है, उसके पीछे अपने को ज्यादा भागने का काम नहीं है। एक होता है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ये स्टैंडर्ड है पहले से ही, और ये आपको ये याद ही रखना है, एसएसएम की अवकल समीकरण, यानी कि क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एसएसएम की अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होती है, वो होता है डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये होता है इसकी अवकल समीकरण। ये स्टैंडर्ड है, बस ये आपको याद रखना है, ज्यादा इसके बारे में सोचने का काम नहीं है, ठीक है। मैथ्स वाले तो फिर भी समझ गए होंगे चीजें, ठीक है। तो बायो वालों को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि यहाँ ऐसा कुछ अवकल समीकरण होता है। बाकी मैथ्स वालों को सब पता होता है क्या होता है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स में। चलो, फिर इसका एक सॉल्यूशन होता है, इसका हल, इसका क्या है सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आता है एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आता है इसका सॉल्यूशन। इसका जो हल है वो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब अपने को क्या करना है, ये तो हमेशा याद रखना, ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब अपने पास जो भी चीज आती है हमेशा, अब जैसे कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आया, आगे अपन पढ़ेंगे तो आएगा कुछ थीटा भी आएगा, ठीक है, थीटा की फॉर्म में भी आएगा। तो हमेशा क्या करना है आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आपको जो आएगा, इसकी और इसकी आपस में क्या करनी है, तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो इसका और इसका आपस में यदि कंपैरिजन करोगे तो देखो सब सेम है। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, के बाय एम, यानी कि अवकल समीकरण से तुलना करने पर, अवकल समीकरण से तुलना करने पर अगर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखे तो यहां से क्या दिख रहा है कि भाई यहां से जो अपना के बाय एम वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के बाय एम। अब ये ओमेगा भी बहुत गजब चीज है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इसको लगा कर मतलब डाउट बने रहते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता क्या कोणीय आवर्ती है, क्या कोणीय वेग है, क्या चीज है, क्या मैटर, ठीक है। तो वो सब कुछ चीजें अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना पता रख लो कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम वो कहां से आया, इससे तुलना करने पर आया, ठीक है। बहुत बार मतलब आप जैसे कि ओमेगा स्क्वायर के बाय कहां से आया फॉर्मूला, ये एक्चुअली ये चीज तो अपने इससे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का जब अपने डेरिवेशन किया, पूरा इसको मतलब लिखा इक्वेशन की फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा तो ऐसे लिख के फिर उस जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से इसकी तुलना की, तो तुलना करने पर क्या आया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन एम। अब देखो नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में अपने को करना है पूरा का पूरा पोस्टमार्टम इसका, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर इस ओमेगा को भी पूरा समझेंगे। एक्चुअली मैं ओमेगा को मैं बता देता हूं, आपको पता है कि भाई एक होता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ठीक है, इसका उल्टा होता है एफ, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ये ओमेगा होगा ना, ओमेगा एक्चुअली में होगा 2 पाई एफ, इसको आप 2 पाई एफ भी बोल सकते हो, 2 पाई टी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, ओमेगा को आप बोलोगे यहां पर कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोणीय आवर्ती। ये एफ क्या है, आवर्ती है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, समझ गए। एफ क्या है, आवर्ती है, और ओमेगा क्या एक्चुअली में कोणीय आवर्ती। यही ओमेगा यदि आप सर्कुलर मोशन वगैरह की बात करो तो यहां पर वो कोणीय वेग हो जाता है, लेकिन बात वही है भाई, ये ऊपर क्या है 2 पाई यानी कि रेडियन, नीचे क्या टी यानी कि समय, सेकंड, रेडियन पर सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट सेम ही होती है, समझ गए।
बात क्लियर? लेकिन दोनों थोड़ी बहुत चीजें अलग अलग है, ठीक है। अगर आप साथ लगे भी चलो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों को अगर बारीक चीज देखें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बात करेंगे अपन अगली क्लास में जब अपन इसका पोस्टमार्टम करेंगे पूरा। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब अपने को सब कुछ समझना है, ए क्या है, x क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है, फाई क्या है, ठीक है। ये तो क्या है अब आपको पता है, m क्या है पता है, तो सब कुछ इसी के अराउंड अपने घूमने वाला है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, और ये याद रख लेना डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, और ये है एसएसएम की अवकल समीकरण, और ये इसका सॉल्यूशन। समझ गए? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, खोपड़ी में बिठा के रखना है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी होगी अब नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बैक टू बैक।